नमस्कार, 11 की बात देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शीरीन। प्रवासी सांसद सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त संबोधित कर रहे हैं। सीधे उन्हें सुनते हैं। वहां की भाषा, वहां के खान पान, वहां की वेशभूषा में भी पूरी तरह वो घुल मिल गए। स्पोर्ट्स, आर्ट्स, सिनेमा, ऐसे कई क्षेत्र हैं जहां भारतीय मूल के लोगों ने ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर अपनी छाप छोड़ी है। राजनीति की बात करूं तो मैं देख ही रहा हूं कि कैसे भारतीय मूल के एक मिनी वर्ल्ड पार्लियामेंट आज मेरे सामने उपस्थित है। आज भारतीय मूल के लोग मॉरिशस, पोर्तुगल, आयरलैंड में प्रधानमंत्री हैं। भारतीय मूल के लोग और भी बहुत से देशों में हेड ऑफ स्टेट और हेड ऑफ गवर्नमेंट रह चुके हैं। हमारे लिए विशेष सम्मान की बात है कि गयाना के पूर्व राष्ट्रपति श्रीमान भरत जगदेव जी आज यहां हमारे बीच हमारे साथ मौजूद है। आप सभी विशिष्ट लोग भी अपने अपने देशों में प्रमुख राजनीतिक भूमिका अदा कर रहे हैं। साथियों, आपके पूर्वजों की मातृभूमि भारत को, भारतवासियों को, 125 करोड़ हिंदुस्तानियों को, विश्व भर में फैले हुए हिंदुस्तानियों को आपके प्रति गर्व का भाव है, आदर का भाव है। आपकी उपलब्धियां और आपकी सफलता हमारे लिए मान और सम्मान का विषय है। आपके कोई पद संभालने की खबर जब मीडिया में आती है, अरे कहीं चुनाव के लिए आप नामांकन भी करते हैं किसी देश में, तो भारत में उस खबरों को देखने वाली व्यूअरशिप कहो या रीडरशिप कहो, सबसे ज्यादा हिंदुस्तान में होती है। आप जहां हैं वहां किस तरह पूरे क्षेत्र की जियो पॉलिटिक्स को प्रभावित कर रहे हैं, देश की नीतियां बना रहे हैं, इस तरह की खबरों को यहां पर लोग बड़े चाव से पढ़ते हैं, बड़े गौरव से उसको महसूस करते हैं। यह भी चर्चा करते हैं कि देखो कोई अपना उस अहम पद पर पहुंच गया है। यह खुशी देने के लिए, हमारा गौरव बढ़ाने के लिए आप सब साधुवाद के पात्र हैं, बधाई के पात्र हैं, अभिनंदन के अधिकारी हैं। भाइयों और बहनों, आप लोग लंबे समय से अलग अलग देशों में रह रहे हैं। आपने अनुभव किया होगा कि पिछले 3-4 वर्षों में भारत के प्रति पूरे विश्व का नजरिया बदल गया है। आज पूरे विश्व का भारत पर फोकस बढ़ रहा है। विश्व का हमारे प्रति जो नजरिया बदल रहा है, तो इसका मुख्य कारण यही है कि भारत स्वयं बदल रहा है, भारत ट्रांसफॉर्म हो रहा है। यह बदलाव आर्थिक, सामाजिक स्तर पर होने के साथ ही वैचारिक स्तर पर भी आया है। जैसे पहले यही भाव बना हुआ था, छोड़ो यार, चलता है, चलता रहेगा, कुछ होने वाला नहीं है, कुछ बदलने वाला नहीं है। इस सोच से भारत अब बहुत आगे बढ़ चुका है। भारत के लोगों की आशाएं, आकांक्षाएं इस समय उच्चतम स्तर पर है। व्यवस्थाओं में हो रहे संपूर्ण परिवर्तन का एक इरिवर्सिबल चेंज का परिणाम आपको हर सेक्टर में नजर आएगा। और इसी का नतीजा है कि साल 2016-17 में 16-17 में
$60 बिलियन का अभूतपूर्व एफडीआई भारत में आया। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की रैंकिंग में पिछले 3 वर्षों में 42 प्लेसेस में हमारा सुधार हुआ, 42 स्थानों में सुधार हुआ। पिछले 2 वर्षों में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स में हम 32 स्थान पर जंप कर गए। पिछले 2 वर्षों में ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में हमारी रैंक में 21 स्थानों का सुधार हुआ है। लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में 19 अंकों का सुधार हुआ है। आज वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ, मूडीज जैसी संस्थाएं भारत की ओर बहुत पॉजिटिव तरीके से देख रही हैं। कंस्ट्रक्शन, एयर ट्रांसपोर्ट, माइनिंग, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स, ऐसे अनेक सेक्टरों में अब तक हुए निवेश का आधे से ज्यादा निवेश, और ये मैं बहुत जिम्मेवारी के साथ कह रहा हूं, अब तक जो निवेश हुआ है उसमें आधे से ज्यादा निवेश सिर्फ और सिर्फ पिछले 3 वर्ष में हुआ है। यह सब इसलिए हुआ है क्योंकि हम भारत की अर्थव्यवस्था के हर हिस्से में फार रीचिंग पॉलिसी रिफॉर्म्स ला रहे हैं। रिफॉर्म टू ट्रांसफॉर्म, यह हमारा गाइडिंग प्रिंसिपल है। हमारा उद्देश्य है पूरी सिस्टम को पारदर्शी और जवाबदेह बनाने का, करप्शन को जड़ से खत्म करने का। साथियों, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जीएसटी के माध्यम से हमने देश में सैकड़ों टैक्स का जाल खत्म किया है, देश का आर्थिक एकीकरण किया है। माइनिंग, फर्टिलाइजर, टेक्सटाइल्स, एविएशन, हेल्थ, डिफेंस, कंस्ट्रक्शन, रियल एस्टेट, फूड प्रोसेसिंग, ऐसा कोई सेक्टर नहीं है जिसमें हमने रिफॉर्म न लाए हो। साथियों, भारत आज दुनिया का नौजवान देश है। नौजवानों के असीम सपने हैं, उम्मीदें हैं। वो अपनी ऊर्जा सही क्षेत्र में लगाएं, अपने दम पर रोजगार कर सके। इस दिशा में सरकार लगातार काम कर रही है। स्किल इंडिया मिशन, स्टार्टअप योजना, स्टैंड अप योजना, मुद्रा योजना इसी बात के लिए प्रारंभ की गई है। मुद्रा योजना के तहत स्वरोजगार के लिए लगभग 10 करोड़ लोन स्वीकृत किए गए हैं और इन लोगों को 4 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का कर्ज बिना बैंक गारंटी दिया गया है। सिर्फ इस एक योजना ने देश को लगभग 3 करोड़ नए एंटरप्रेन्योर्स दिए हैं। सरकार 21वीं सदी के भारत की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए इंफ्रास्ट्रक्चर पर, ट्रांसपोर्ट सेक्टर पर निवेश बढ़ा रही है। नीतियों में इस बात का विशेष ध्यान रखा जा रहा है कि भविष्य के भारत को किस तरह के लॉजिस्टिक की जरूरत है। हाईवे, रेलवे, एयरवे, वाटरवे, हाईवेज, इंफॉर्मेशन वेज और पोर्ट,
इस तरह विकसित किए जा रहे हैं कि वो एक दूसरे को सपोर्ट करें, एक दूसरे से कनेक्टेड हो। साथियों, आज भारत में 2 गुनी से अधिक गति से नई रेलवे लाइनें बिछाई जा रही हैं। 2 गुनी से अधिक रफ्तार से रेलवे लाइनों का दोहरीकरण हो रहा है। 2 गुनी रफ्तार से नेशनल हाईवे का निर्माण किया जा रहा है। 2 गुनी से ज्यादा रिन्यूएबल एनर्जी की नई क्षमता को ग्रिड पावर से जोड़ा गया है। जहां पहले शिपिंग इंडस्ट्री में कार्गो हैंडलिंग की ग्रोथ नेगेटिव थी, वहीं इस सरकार में 11% से ज्यादा की वृद्धि हुई है। इन सारे प्रयासों से रोजगार के नए अवसर बन रहे हैं। स्थानीय स्तर पर छोटे छोटे उद्योगों को भी नया अवसर मिल रहा है, नया काम मिल रहा है। जैसे उज्ज्वला योजना की ही बात करें तो ये सिर्फ गरीब महिलाओं को मुफ्त में गैस कनेक्शन देने तक ही सीमित नहीं है। इस योजना से अब तक 3 करोड़ से ज्यादा महिलाओं को धुएं से मुक्ति मिली है। राज्यों को केरोसिन फ्री बनाने में मदद मिली है। लेकिन इसका एक और फायदा हुआ है, उज्ज्वला योजना के बाद इस देश में रसोई गैस के नए डीलर बनाए गए हैं। घर घर गैस सिलेंडर ले जाने वालों की संख्या बढ़ी है। यानी सामाजिक सुधार के साथ साथ समाज का आर्थिक सशक्तिकरण भी हो रहा है। नई नई पीढ़ी के लोगों को नए नए कामों के अवसर मिल रहे हैं। भाइयों और बहनों, वसुधैव कुटुंबकम की परंपरा में विश्वास रखने वाली हमारी संस्कृति ने विश्व को बहुत कुछ दिया है। जब मैं पहली बार संयुक्त राष्ट्र संघ गया था, तब मैंने विश्व के सामने इंटरनेशनल योगा डे का प्रस्ताव रखा था। आप सभी को पता है कि न सिर्फ 75 दिन से भी कम समय में यह प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित हुआ, बल्कि इसे रिकॉर्ड संख्या में 177 देशों ने को स्पॉन्सर भी किया। आज जिस तरह 21 जून को पूरे विश्व में करोड़ों लोग योग दिवस को मनाते हैं, वो आपके और हमारे लिए स्वाभाविक है, गर्व की बात है। होलिस्टिक लिविंग आज विश्व में यह पद्धति का जो आकर्षण बढ़ा है, भारत की संपन्न परंपरा की एक मानव जात को उम्दा सौगात है। साथियों, क्लाइमेट चेंज के विषय पर पेरिस एग्रीमेंट के समय मैंने फ्रांस के राष्ट्रपति से साथ मिलकर के इंटरनेशनल सोलर अलायंस बनाने का प्रस्ताव रखा था। अब यह वास्तविकता में बदल गया है। इसके माध्यम से हम सोलर रिच देशों के साथ मिलकर सोलर टेक्नोलॉजी और फाइनेंसिंग के लिए एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म बना रहे हैं। प्रकृति के साथ संतुलन बनाकर चलने का यह तरीका भी पुराने समय से ही भारत की मानव जात को अनमोल देन है। भाइयों और बहनों, जब नेपाल में भूकंप आया या श्रीलंका में बाढ़ आई या मालदीव में पानी का संकट हुआ, तो भारत फर्स्ट रिस्पॉन्डर के रूप में वहां पहुंच जाता है, उपस्थित हो जाता है। जब यमन में संकट आया तो हमने अपने 4,500 नागरिकों को सुरक्षित निकाला, तो साथ साथ 48 अन्य देशों के 2,000 व्यक्तियों को भी हम सुरक्षित बाहर निकाल करके लाए थे।
विकट परिस्थिति में भी मानवीय मूल्यों के संरक्षण का यह तरीका भारत की उस वसुधैव कुटुंबकम की भावना का ही जीता जागता स्वरूप है, हमारी परंपरा का हिस्सा है। साथियों, 2018 में पहले विश्व युद्ध की समाप्ति को 100 साल हो जाएंगे। पहले और दूसरे विश्व युद्ध में और हम भारतीयों ने बार बार विश्व के सामने गौरव के साथ इस महान घटना के संबंध में जिक्र करते रहना चाहिए। प्रथम और दूसरे विश्व युद्ध में 1.5 लाख से अधिक भारतीय सैनिकों ने अपनी जान गंवाई थी। सीधे तौर पर कोई लेना देना नहीं था। दोनों विश्व युद्ध में 1 इंच जमीन का भी भारत का इंटरेस्ट नहीं था और विश्व को इस बात को मानना होगा कि भारत ने कितना बड़ा बलिदान दिया था। आजादी के बाद भी यह परंपरा जारी रही है। यूएन पीस कीपिंग फोर्सेस में सबसे बड़ा योगदान देने वाले देशों में आज भारत प्रथम पंक्ति में खड़ा है। भारतीय मूल्यों और शांति के लिए बलिदान का यह संदेश विश्व को भारत की देन है। यह निस्वार्थ भाव, यह त्याग, यह सेवा की भावना, यही हम भारतीयों की पहचान है, यही भारत की पहचान है। इसी मानवीय मूल्य के कारण विश्व में भारत की एक विशेष एक्सेप्टेंस है और भारत के साथ भारतीय मूल के समाज की आपकी भी एक विशेष एक्सेप्टेंस है। फ्रेंड्स, मैं जब भी किसी देश की यात्रा करता हूं तो मेरा प्रयास होता है कि वहां रहने वाले भारतीय मूल के लोगों से अवश्य मिलूं। इन्हीं यात्राओं में आप में से कई लोगों से मुझे मिलने का सौभाग्य भी मिला है। मेरे इस एफर्ट का सबसे बड़ा कारण है कि मैं मानता हूं कि विश्व के साथ भारत के संबंधों में के लिए यदि सही मायने में कोई परमानेंट एम्बेसडर है तो वो भारतीय मूल के लोग हैं, आप लोग हैं। और इसलिए और हमारा सतत प्रयास है कि हम प्रवासी भारतीयों से लगातार जुड़े रहें, उनकी समस्याओं को हल करें। एक समय में प्रवासी भारतीयों के लिए एक अलग मंत्रालय हुआ करता था, लेकिन हमें प्रवासी भारतीयों से फीडबैक मिला कि विदेश मंत्रालय के साथ कोऑर्डिनेशन में कुछ कमी महसूस हो रही है। आपकी राय में दोनों मंत्रालयों को मिलाने का सुझाव था। प्रवासी सांसद सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुन रहे थे आप लोग। एक छोटे मोदी संबोधित कर रहे हैं। योगदान से भारत का नाम भी ऊंचा होता है और भारत में प्रगति और उन्नति से प्रवासी भारतीय समाज की प्रतिष्ठा भी बढ़ती है। भारत के विकास के लिए हमारे प्रयासों में हम प्रवासी भारतीयों को अपना पार्टनर मानते हैं। नीति आयोग ने भारत के विकास के लिए 2020 तक का जो एक्शन एजेंडा बनाया है, उसमें प्रवासी भारतीयों को विशेष स्थान दिया गया है। भाई और बहनों, भारत की विकास यात्रा में हाथ बटाने के लिए प्रवासी भारतीयों के सामने कई एवेन्यूज है। पूरे विश्व में प्रवासी रेमिटेंसेस का सबसे बड़ा रेसिपिएंट भारत है। भारत की अर्थव्यवस्था में इस महत्वपूर्ण योगदान के लिए
हम विदेश में रहकर भारतीय के जो विदेश में रह रहे हमारे भारतीय हैं, हम उनके ऋणी हैं। अर्थव्यवस्था से जुड़ा एक और रास्ता है भारत में निवेश का। आज अगर विश्व में एफडीआई के लिए सर्वाधिक आकर्षक अर्थव्यवस्था भारत की है, तो इसके प्रति जागरूकता फैलाने और इस निवेश को फैसिलिटेट करने में प्रवासी भारतीयों का बहुत बड़ा हाथ है, बहुत बड़ा योगदान है। मैं समझता हूं कि अपने अपने समाज में आपकी प्रमुख भूमिका को देखते हुए इसमें आप एक कैटलिस्ट की भूमिका निभा सकते हैं। इसी संदर्भ में टूरिज्म को बढ़ावा देने में भी भारतीय मूल के डायस्पोरा का बहुत योगदान हो सकता है। साथियों, विश्व की अनेक बड़ी कंपनियों के सीईओज एवं लीडर्स हमारे प्रवासी भारतीय हैं। भारत की अर्थव्यवस्था को वो बहुत तरीके से समझते हैं, इसलिए भारत की विकास यात्रा में उनके मजबूत विश्वास के लिए हम उनके बहुत आभारी हैं। आज विदेश में बसा भारतीय खुद को देश की प्रगति का एक स्टेक होल्डर मानता है। वो इस बदलाव का हिस्सा बनना चाहता है, अपनी जिम्मेदारी निभाना चाहता है। विश्व पटल पर अपने भारत को और ऊपर उठते हुए देखना चाहते हैं। हम जानते हैं कि आपका अनुभव देश में सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन के लिए कितना महत्वपूर्ण है। आपका अनुभव भारत को मदद कर सके, इसलिए वज्र यानी विजिटिंग एडजंक्ट ज्वाइंट रिसर्च फैकल्टी स्कीम शुरू की गई है। इस स्कीम के तहत आप भारत के संस्थानों में 1 से 3 महीने तक काम कर सकते हैं। आज इस मंच से मैं आप सभी को आह्वान करता हूं कि इस योजना से जुड़े और अपने देश में अन्य भारतीयों को भी इससे जुड़ने के लिए प्रोत्साहित करें। आपके अनुभव का फायदा भारत की युवा पीढ़ी को मिलेगा, तो आपको भी एक बहुत ही सुखद अनुभूति होगी। भारत की आवश्यकताएं, शक्तियां और विशेषताओं को विश्व तक पहुंचाने की जितनी क्षमता आप में है, मैं समझता हूं और किसी में नहीं है। दुनिया के अस्थिरता से भरे वातावरण में भारतीय सभ्यता और संस्कृति के मूल्य पूरे विश्व का मार्गदर्शन कर सकते हैं। विश्व में हेल्थ केयर को लेकर चिंता बढ़ रही है, तो आप दुनिया को आपकी पुरातन होलिस्टिक लिविंग की परंपरा के बारे में बता सकते हैं। जहां वैश्विक समाज अलग अलग स्तरों और विचारधाराओं में बंट रहा है, वहां आप भारत की सबको साथ लेकर चलने वाली इंक्लूसिव फिलॉसफी, सबका साथ सबका विकास का उदाहरण दे सकते हैं। जहां विश्व में एक्सट्रीमिज्म और रेडिकलाइजेशन के बारे में चिंता बढ़ रही है, वहां आप दुनिया को भारतीय संस्कृति के सर्वपंथ समभाव का संदेश दोहरा सकते हैं। साथियों, आप सभी की जानकारी में है कि 2019 में प्रयाग इलाहाबाद में कुंभ मेले का आयोजन किया जाएगा। यह भी हम सभी के लिए गौरव की बात है कि हाल ही में कुंभ मेले को यूनेस्को की इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी की लिस्ट में स्थान मिला है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इसकी व्यापक पैमाने पर तैयारियां शुरू की गई हैं। मेरा आग्रह है कि अगले वर्ष जब आप भारत आएं, तो इस तैयारी के साथ आएं कि प्रयाग के दर्शन के भी जरूर जाने का मन कर जाए। आप अपने देश में अन्य लोगों को भी इस भव्य आयोजन के बारे में बताएंगे, तो वो भी भारतीय संस्कृति की इस धरोहर से परिचित होंगे। भाइयों और बहनों, विश्व के सामने कई बड़ी चुनौतियां हैं, जिनका मुकाबला करने के लिए
गांधी जी के विचार आज भी प्रासंगिक है। अहिंसा और सत्याग्रह के मार्ग पर चलते हुए कोई भी विवाद सुलझाया जा सकता है। एक्सट्रीमिज्म और रेडिकलाइजेशन को काउंटर करने वाली कोई विचारधारा है तो वो है गांधी जी की विचारधारा, भारतीय मूल्यों की विचारधारा। फ्रेंड्स, एक विकसित भारत के निर्माण के लिए, न्यू इंडिया के सपने को पूरा करने के लिए हम आपके साथ मिलकर आगे बढ़ना चाहते हैं। इस सम्मेलन में हम आपके अनुभव से लाभान्वित होना चाहते हैं। न्यू इंडिया के विकास के बारे में आपको बताना चाहते हैं, आपसे जुड़ना चाहते हैं। आप जहां भी हो, जिस भी देश में रहें, आपके विकास की यात्रा में भी हम साझेदार बनना चाहते हैं। साथियों, 21वीं सदी को एशियन सेंचुरी कहा जा रहा है। इसमें निश्चित रूप से भारत की अहम भूमिका है। इस भूमिका का प्रभाव, भारत के बढ़ते कद का प्रभाव आप जहां भी रहेंगे आप अवश्य महसूस करेंगे। भारत की बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था, भारत की बढ़ती हुई ताकत देखकर आज आपका माथा ऊपर उठेगा तो हम और ज्यादा परिश्रम करने के लिए प्रेरित होंगे। भाई और बहनों, भारत वो देश है जिसने विश्व पटल पर हमेशा सकारात्मक भूमिका निभाई है। हमने किसी भी देश के प्रति अपनी नीति को फायदे नुकसान के तराजू पर नहीं तोला है, बल्कि उसे मानवीय मूल्यों के प्रिज्म से देखा है। हमारा डेवलपमेंट एड देने का मॉडल भी गिव एंड टेक पर आधारित नहीं है, बल्कि यह उन देशों की आवश्यकताओं और प्राथमिकताओं पर निर्भर करता है। हमारी न किसी से रिसोर्स एक्सप्लॉइट करने की मंशा है और न ही किसी की टेरिटरी पर हमारी नजर है। हमारा फोकस सदैव कैपेसिटी बिल्डिंग और रिसोर्स डेवलपमेंट पर रहा है। बायलैटरल, मल्टीलेटरल प्लेटफॉर्म्स, चाहे वो कॉमनवेल्थ हो, इंडिया अफ्रीका फोरम समिट हो, फोरम फॉर इंडिया पैसिफिक आइलैंड कोऑपरेशन हो, हम प्रत्येक मंच पर सभी को साथ लेकर आगे बढ़ने के लिए प्रयत्नशील रह रहे हैं। आसियान देशों से हमारे मजबूत संबंधों को हमने आसियान संगठन के साथ संबंध बढ़ाकर और भी ठोस रूप प्रदान किया है। भारत आसियान संबंधों का रूप प्रदान किया है। भारत आसियान संबंधों का भविष्य कितना उज्जवल है, इसकी झांकी अब से कुछ दिनों बाद गणतंत्र दिवस पर पूरी दुनिया उसे देखेगी। साथियों, भारत सारे विश्व में सुख, शांति, समृद्धि, लोकतांत्रिक मूल्यों, समावेशिता, सहयोग और भाईचारे का पक्षधर रहा है। यह वही सूत्र है जो जनप्रतिनिधियों के रूप में आपको अपने इलेक्टोरेट से भी जोड़ते हैं। भारत विश्व में शांति, प्रगति और समृद्धि के लिए योगदान करता रहे, यही हमारा प्रयास है और यही हमारा कमिटमेंट भी है। फ्रेंड्स, हमारा निमंत्रण स्वीकार करने के लिए, अपने व्यस्त कार्यक्रमों से समय निकालकर यहां आने के लिए मैं आपका एक बार फिर हृदय से आभार प्रकट करता हूं और मुझे विश्वास है कि आपकी सक्रिय साझेदारी से यह सम्मेलन सफल होगा। मैं आशा करता हूं कि अगले वर्ष प्रवासी भारतीय दिवस में आप लोगों के से एक बार फिर मिलने का अवसर मिलेगा। मैं फिर एक बार आप सबका स्वागत करते हुए, आप सबको हृदय से धन्यवाद करते हुए मेरी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। तो प्रवासी सांसद सम्मेलन से आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुन रहे थे। 23 देशों के भारतीय मूल के 140 सांसद और मेयर इस सम्मेलन में शामिल हुए हैं। बड़ी बातें क्या है इस सम्मेलन की, वो आपको बता रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में क्या कुछ कहा, वो आपको बता रहे थे हम कि 2020 के एजेंडे में भी योगदान है प्रवासी भारतीयों का। प्रवासी सांसद सम्मेलन, पहला प्रवासी सांसद सम्मेलन जो कि दिल्ली में आयोजित किया गया। साथ ही प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत रिफॉर्म से अब ट्रांसफॉर्म की तरफ बढ़ रहा है। 2020 के एजेंडे में प्रवासी भारतीयों का योगदान है। प्रवासी
भारतीय देश के संस्थानों में काम कर सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन की ये बातें। देश के संस्थानों में 3 महीने तक प्रवासी भारतीय काम कर सकते हैं। पीओआई और ओसीआई का भी जिक्र उन्होंने कहा और बताया कि इसकी प्रक्रिया को हमने बेहद सरल कर दिया है, आसान कर दिया है। भारत की विकास यात्रा में प्रवासी भारतीयों का पूरा योगदान है। भारत के विकास के लिए प्रवासी भारतीय पार्टनर हैं और आगे भी इसी तरह से जुड़ने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनसे कहा। दुनिया में कट्टरता की बात हो रही है। प्रवासी भारतीयों का हर संकट दूर करने की कोशिश है और भारत ये कोशिश हमेशा करता रहा है। विश्व में भारतीय मूल के लोगों से मिलने की कोशिश करता रहा हूं, पीएम ने ये बात अपने संबोधन में कही। पड़ोसियों का जिक्र किया और कहा कि जब भी जरूरत होती है मदद करने के लिए भारत सबसे आगे रहा है। 2020 के एजेंडे में प्रवासी भारतीयों का योगदान है। प्रवासी भारतीय देश के संस्थानों में काम कर सकते हैं। तो ये तमाम वो बड़ी बातें हैं जो आज प्रथम प्रवासी सांसद सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की। यमन से हमने अपने सभी लोगों को निकाला। विश्व को हमारे बलिदान को मानना होगा। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने कहा कि त्याग और सेवा की भावना हमेशा से ही भारत की एक पहचान रही है। पड़ोसी देश संकट में होते हैं तो मदद करते हैं हम। हमेशा मदद की जाती है पड़ोसी देशों की। शांति का संदेश विश्व को भारत की देन है।